Hello everyone, welcome to the Pathfinder channel of the Unique Academy. आज हम MHCET एग्जाम के बारे में थोड़ा जानेंगे कि उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होता है, एग्जाम पैटर्न इसका किस तरह से होता है और साथ ही साथ इसके लिए किस तरह के सिलेबस को हमें पढ़ने की जरूरत है. सो लेट अस स्टार्टिंग फ्रॉम सम बेसिक इंफॉर्मेशन. MHCET ये एग्जाम कौन कंडक्ट करता है? देयर इज अ स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल अंडर द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र which conducts this exam. इनके जरिए ही जो ये एग्जाम है इसके लिए क्वेश्चन पेपर्स बनाए जाते हैं, साथ ही साथ एग्जाम कंडक्ट करने का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं का होता है. कोर्सेज, कौन से कोर्सेज के लिए आप इनके थ्रू एडमिशन ले सकते हो ये एग्जाम के लिए? तो उसमें सबसे पहले आएगा बीटेक कोर्सेज और बीई कोर्सेज. इंजीनियरिंग के जो कोर्सेज है उनके लिए आप एडमिशन ले सकते हो ये कोर्सेज के थ्रू. और दूसरा है फार्मेसी में अगर आपको जाना है, डी फार्मेसी या फिर बी फार्मेसी जो कोर्सेज है उनके लिए भी जा सकते हैं. मेडिकल के लिए जैसे आप लोग जानते हो कि मेडिकल के लिए अब क्या है, देयर इज अ डिफरेंट एग्जाम नाउ जिसका नाम है नीट. ओके, नीट एग्जाम के जरिए आप मेडिकल फील्ड जो है उनमें एडमिशन ले सकते हैं. ठीक है, ये एग्जाम किस तरह से कंडक्ट की जाएगी? इट विल बी कंप्लीटली कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम. एक ऑनलाइन मोड में ये एग्जाम ली जाएगी. कंप्यूटर सेंटर्स जो है कुछ अलॉटेड स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल की तरफ से वो कंप्यूटर सेंटर्स पे आपको जाना पड़ेगा और वहां पर ये एग्जाम को देना पड़ेगा. ओके, टेंटेटिवली 2022 में ये एग्जाम कब होगी? तो वी आर एक्सपेक्टिंग दिस पर्टिकुलर एग्जाम टू बी कंडक्टेड इन द सेकेंड वीक ऑफ मे. फर्स्ट वीक ऑफ मे में नीट मोस्ट प्रोबेबली कंडक्ट की जाती है, जो फर्स्ट संडे होता है वहां पर. तो सेकेंड संडे जो होता है उसमें सीईटी को कंडक्ट किया जाता है. ओके, सो डिपेंडिंग ऑन व्हाट द सिचुएशन इज बेस्ड ऑन दिस पैंडेमिक, ये आपका एग्जाम डेट्स जल्द ही रिलीज हो जाएंगे. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर इसका देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर एन नंबर ऑफ क्राइटेरियाज जिसके जरिए आप ये एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होते हो. फर्स्ट इज इफ यू आर अ महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट. महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेचर इज डिफाइंड बाय दीज 5 टाइप्स. ये 5 में से किसी एक टाइप में अगर आप बिलोंग करते हो, यू आर एलिजिबल टू गिव दिस एग्जाम. ओके, बेसिक जो क्राइटेरिया वो तो ऑफ कोर्स है, यू हैव टू बी एन इंडियन सिटीजन. इंडियन सिटीजन होना जरूरी है इसके लिए. सेकंड इज टाइप ए कैंडिडेट्स. कौन होते हैं? हु आर टाइप ए कैंडिडेट्स? दीज आर द कैंडिडेट्स हु हैव पास सर्टेन एग्जाम्स इन महाराष्ट्र. महाराष्ट्र के स्टेट गवर्नमेंट के अंडर जो अलग अलग एग्जाम ली जाती है उनको अगर आपने दिया हुआ है और उनके सर्टिफिकेट्स आपके पास है तो यू आर एलिजिबल टू गिव दिस एग्जाम. ठीक है, कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल एसएससी अगर आपने दिया हुआ है और एचएससी दिया हुआ है. 10+2 अगर आपने इस तरह से क्लियर किया है, एसएससी और एचएससी देकर. इफ यू हैव कंप्लीटेड डिप्लोमा कोर्सेज अगर आपने कंप्लीट किए हुए अगेन अंडर एनी ऑफ द इंस्टीट्यूट्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, तो उन डिप्लोमा होल्डर हो आप, स्टिल यू कैन सिट फॉर द MHCET एग्जाम. ठीक है, देन बैचलर ऑफ साइंसेस. साइंसेस की डिग्री अगर आपके पास है, बीएससी का डिग्री अगर आपके पास है, स्टिल यू आर एलिजिबल टू गिव दिस एग्जाम. ओके ओके, सो बेसिकली इसका मतलब क्या होगा कि आपने महाराष्ट्र स्टेट का डोमिसाइल आपके पास होना जरूरी है. ओके, यू हैव टू बी अ डोमिसाइल, रेसिडेंट ऑफ दिस स्टेट, और यू आर बोर्न इन दिस पर्टिकुलर स्टेट. ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके पास है या फिर आपके पास महाराष्ट्र स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस. ओके, टाइप बी कैंडिडेट्स. टाइप बी कैंडिडेट्स कौन है? These are those candidates whose mother or father, they are a domicile of the state of Maharashtra and they possess this domicile certificate. They possess this domicile certificate. ठीक है, ये कौन कैंडिडेट्स है? जो टाइप ए में बिलोंग नहीं करते, बट स्टिल इफ योर पेरेंट्स आर डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र, स्टिल यू आर एलिजिबल टू गिव दिस पर्टिकुलर एग्जाम. फिर आता है टाइप सी में, द कैंडिडेट्स हुज फादर और मदर इज एन एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्ट एम्प्लॉय हो या फिर उसके कोई अंडरटेकिंग जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो भी अंडरटेकिंग्स है उनमें आप काम करते हो, जैसे एनटीपीसी, आईओसीएल, बीपीसीएल, ये कौन है? अंडरटेकिंग्स कहते हैं इनको. सो दोज पीपल हु आर वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आइदर डायरेक्टली और थ्रू इट्स अंडरटेकिंग्स एंड हु आर पोस्टेड इन महाराष्ट्र, जिनका पोस्टिंग महाराष्ट्र में है, जब ये आप एप्लीकेशन भरने वाले उस समय, तो स्टिल यू आर एलिजिबल for sitting for this exam. Okay, then type D, candidates whose father or mother is an employee
और रिटायर्ड एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, या फिर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की जो भी अंडरटेकिंग्स है उनमें अगर वो काम करते, स्टिल यू आर एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम. ओके. देन टाइप ई कैंडिडेट्स कौन है? टाइप ई कैंडिडेट्स पासिंग एसएससी और एचएससी एग्जाम फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन लोकेटेड इन डिस्प्यूटेड महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर. जो बेलगाव वाला टेरिटरी है उसको महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर एरिया कहता है, विच इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन दीज टू स्टेट्स. तो वहां पर आप रहते हो एंड यू हैव मराठी एज योर मदर टंग, तो स्टिल यू आर एलिजिबल if you have passed from a recognized institution in these areas. Okay. और कौन कौन कैंडिडेट्स है जो दे सकता है एग्जाम? देर आर ऑल इंडियन कैंडिडेचर कैंडिडेट्स. ये कौन है? द कैंडिडेट्स हैविंग इंडियन नेशनलिटी, दे आर ऑल एलिजिबल अंडर दिस कैटेगरी. आपने सिर्फ इंडियन सिटीजन होना है यहाँ पर. ये कैटेगरी के अंडर महाराष्ट्र डोमिसाइल होना जरूरी नहीं है. ओके. देन माइनॉरिटी कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू महाराष्ट्र, किसी भी तरह की लिंग्विस्टिक या रिलीजियस माइनॉरिटी को आप बिलोंग करते हो, स्टिल यू आर एलिजिबल. अदर देन दैट चिल्ड्रंस ऑफ एनआरआई, ओसीआई और पीआईओ, ये वो इंडियंस है जो बाहर रहते हैं या फिर बाहर के सिटीजनशिप इंडियन ओरिजिन वाले कोई लोग हैं, तो उनके बच्चे भी यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं एमएचसीईटी के जरिए. चिल्ड्रंस ऑफ इंडियंस वर्किंग इन द गल्फ कंट्रीज, अगर आपके पेरेंट्स गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं, स्टिल यू आर एलिजिबल. एंड ऑफ कोर्स फॉरेन नेशनल्स. ठीक है. So here you should understand one thing, only for the candidates which belong to Maharashtra state candidature, अगर आप ये कैटेगरी में बिलोंग करते हो, then it is mandatory for you to give the MHCET exam. अगर आप ये बाकी की कैटेगरीज में आते हो, if you are in any other category, तो आपके लिए MHCET देना ये ऑप्शनल है. ओके. MHCET देना ये ऑप्शनल है. जैसे ऑल इंडिया कैंडिडेट्स, यानी कि those people who do not belong to Maharashtra but are citizens of India, तो इनके लिए जो इनका जेई का स्कोर है, जेई मेंस का स्कोर है, वो यूज किया जाएगा आपका जो भी मेरिट है वो देखने के लिए. ठीक है. महाराष्ट्र के एमएचसीईटी के जरिए जो भी इंस्टीट्यूट जिनमें एडमिशन दिए जाते हैं, वहां पर एडमिशन के लिए ये कैंडिडेट्स का जेई मेंस का स्कोर भी यूज किया जाएगा. ठीक है. यू नीड नॉट गिव एमएचसीईटी. देना चाहते हो तो बिल्कुल दे सकते हो, बट अगर नहीं भी दिया है तब भी आपके जेई मेंस के जो मार्क्स है उनको काउंट किया जाएगा फॉर योर मेरिट. For these three categories, children of NRIs, children of Indians working in Gulf countries and foreign nationals, इन सब के लिए क्या क्राइटेरिया है कि आपको MHCET देने की जरूरत नहीं. यू कैन डायरेक्टली गो एंड टेक एडमिशन. ये एनआरआई कोटा एक होता है, एनआरआई कोटा होता है एक, ये तीनों कैटेगरीज के लिए यूज किया जाता है उसको, जहां पर डायरेक्टली जाकर ये कैंडिडेट्स एडमिशन ले सकते हैं. दे नीड नॉट गिव MHCET एग्जाम. ओके. एजुकेशनल रिक्वायरमेंट, जैसे कि हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा, दिस पर्टिकुलर एग्जाम इज फॉर दोज पीपल हु हैव आइदर क्लियर्ड एचएससी और इक्विवेलेंट एग्जाम, या फिर आपने डिप्लोमा क्लियर किया है, या फिर आपने बीएससी की डिग्री क्लियर की है. सो अगर आपको यहाँ पर महाराष्ट्र में MHCET के जरिए एडमिशन लेना है, उसके लिए बेसिक क्राइटेरिया 12th स्टैंडर्ड जो है एचएससी एग्जाम जो है, उसमें आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स ये कंपल्सरीली होना चाहिए. फिर इसके अलावा कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपके हो सकते हैं, केमिस्ट्री हो सकता है, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, या फिर टेक्निकल सब्जेक्ट्स जैसे कंप्यूटर साइंस है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स है. ये सब्जेक्ट्स भी यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे एज योर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स. ओके. सो डिप्लोमा होल्डर्स, इंजीनियरिंग डिप्लोमा जिन्होंने भी किया हुआ, जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, कोई भी किसी भी तरह का इंजीनियरिंग डिप्लोमा आपने किया हुआ है, स्टिल यू आर एलिजिबल टू गिव दिस एग्जाम. ओके. मिनिमम क्राइटेरिया कितना? जनरल कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स लाने का यहाँ पर क्राइटेरिया. यू हैव टू स्कोर एटलीस्ट 50% मार्क्स टू बी एलिजिबल टू गिव MHCET एग्जाम. ओके. फॉर द रिजर्व कैटेगरीज दिस इज 45%. अगर आप ओबीसी हो, SC ST हो, NT हो, वीजे हो, तो आपके लिए 45% क्राइटेरिया है. 12th स्टैंडर्ड या फिर 12th या फिर जो इक्विवेलेंट है उसमें कम से कम आपके इतने मार्क्स होने चाहिए. ठीक है. ये एडिशनल चीज एक है. बीएससी अगर आपने किया हुआ है किसी भी महाराष्ट्र के किसी भी इंस्टीट्यूट से, बीएससी कंप्लीट किया हुआ है, स्टिल यू आर एलिजिबल फॉर गिविंग MHCET. द ओनली क्राइटेरिया इज व्हेन इन 12th यू हैव टू हैव मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट. जब आपने 12th दिया होगा उस समय आपका मैथमेटिक्स होना बहुत जरूरी है. ठीक है. कंपल्सरी है, मैंडेटरी.
एग्जाम पैटर्न की तरफ आते फिर, मोड ऑफ एग्जामिनेशन इज ऑनलाइन। यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहेगा, जहाँ पर स्क्रीन के सामने आपका टाइमर भी रहेगा, वहां पर क्वेश्चन भी और 4 ऑप्शंस भी, आपको बस वो वहां पर सही ऑप्शन को टिक करना है। मीडियम, कौन कौन से मीडियम में ये एग्जाम आती है? सो क्वेश्चंस वुड बी इन आइदर इन इंग्लिश, मराठी और उर्दू। दीज आर द ओनली 3 लैंग्वेजेस in which the question paper will be available. Number of papers, now papers here we are saying that there are 3, but the 3 papers criteria is for 2 different groups. 2 ग्रुप्स में ये एग्जाम होती है। एक ग्रुप होता है आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाला, फॉर दोज पीपल हु वांट टू गो फॉर बीटेक और बीई डिग्रीज, और दूसरा ग्रुप होता है पीसीबी का, जो फार्मा रिलेटेड जो भी डिग्रीज है वो लेना चाहते हैं, उनके लिए पीसीबी कंपलसरी रहेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर 3 पेपर है। बट एट अ टाइम एनी कैंडिडेट इफ ही इज आइदर ऑप्टिंग फॉर बी बीटेक बी और ही इज ऑप्टिंग फॉर फार्मा, तो आपको 2 ही पेपर देने। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री ये दोनों तरह के कैंडिडेट्स को देना है। फिजिक्स केमिस्ट्री का जो पेपर रहेगा एक ही सिंगल पेपर होता है, वो दोनों कैंडिडेट्स को देना है। बीटेक बी वालों को भी देना है, फार्मा वालों को भी देना है। जो बायोलॉजी वाला पेपर रहेगा विच वुड इंक्लूड जूलॉजी एंड बॉटनी, ये सिर्फ किनको देना है? जो पीसीबी ग्रुप के लिए ऑप्ट करे। और मैथमेटिक्स का पेपर किनको देना? जो बीटेक बी की डिग्रीज के लिए, यानी कि पीसीएम ग्रुप के लिए ऑप्ट कर रहा है। सो इवन दो 3 पेपर्स आर कंडक्टेड, if you are opting for BTech or B, then you will have to give 2 papers. One would be physics chemistry and the another one would be mathematics. If you are a candidate who is appearing for pharma degrees, then you will have to give only 2 papers. One would be physics and chemistry and the other would be biology, which would include zoology and botany. Okay, time duration for both the type of candidates, it is 90 minutes per paper, so 180 minutes. Okay, 2 पेपर क्योंकि आपको लिखने हैं, तो 90 + 90 180, either for PCM और PCB, दोनों के लिए 180 मिनट्स का टाइम पीरियड रहेगा। ओके, ऑल द क्वेश्चंस आर ऑफ मल्टीपल चॉइस, दैट मींस एक क्वेश्चन और उसके आपको कुछ ऑप्शंस दिए जाएंगे, 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, जिसमें सिर्फ एक आंसर सही रहेगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? तो 150 क्वेश्चंस है इसमें। टोटल मार्क्स 200 मार्क्स के लिए। ओके, फिजिक्स केमिस्ट्री का जो पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है, मैथ्स का भी 100 मार्क्स का होता है और बायोलॉजी का भी 100 मार्क्स का होता है। सो एनी कैंडिडेट ही इज गोइंग टू गेट हाउ मेनी मार्क्स? मैक्सिमम 200 मार्क्स पर ग्रुप। ओके, मार्किंग स्कीम की बात करते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री एज वेल एज बायोलॉजी को भी यहाँ पर लिख सकते हैं हम। ओके, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी सबके लिए कितना मार्किंग है? पर करेक्ट क्वेश्चन यू विल गेट +1 मार्क। मैथ्स के लिए मार्किंग स्कीम अलग है, यहाँ पर आपको +2 मार्क्स है। दैट मीन्स फॉर एवरी करेक्ट क्वेश्चन यू आर गोइंग टू गेट हाउ मेनी मार्क्स? 2 मार्क्स। निगेटिव मार्किंग की बात करते हैं, जेई और नीट दोनों में भी अगर हम देखेंगे तो निगेटिव मार्किंग वहां पर होता है, बट सीईटी में किसी तरह का निगेटिव मार्किंग नहीं होता। ओके, सो दिस इज अ वेरी प्लस पॉइंट, और उसको ध्यान में रखकर कैंडिडेट्स ने एक चीज हमेशा करनी, सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट जरूर करके आना, क्योंकि आप अगर गलत भी अटेम्प्ट कर रहे हो, स्टिल यू आर गोइंग टू गेट मार्क्स हियर। ओके, स्टिल यू आर गोइंग टू गेट मार्क्स। So certain important highlights, as I've already told you, the exam is conducted in 2 groups, PCM or PCB में। For BTech और BE candidates, PCM जरूरी है। For pharma candidates, it is the group that is important is PCB. Okay, physics, chemistry and biology. BTech BE वालों के लिए physics, chemistry, maths का ग्रुप रहेगा। So जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, जैसे हम जेई में देखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जिनमें मल्टीपल आंसर सही हो सकता है। जो 4 ऑप्शंस होते हैं उनमें से मोर देन 1 आंसर कैन बी करेक्ट, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे किसी टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं आएंगे। ओके, एवरी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दैट यू आर गोइंग टू गेट हियर, जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर आने वाले, हर एक के लिए सिर्फ एक ही राइट आंसर रहेगा। देयर विल बी ओनली 1 करेक्ट आंसर। ठीक है, मैथमेटिक्स में डिफरेंस क्या है? मैथमेटिक्स में सिर्फ 2 मार्कर क्वेश्चंस है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री एज वेल एज बायोलॉजी, तीनों सब्जेक्ट्स के लिए 1 मार्कर क्वेश्चन ही। ओके, यहाँ पर जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट ये परसेंटेज में नहीं आता है, परसेंटाइल में आता है। परसेंटाइल आपको क्या बताता है? एज कंपेयर टू द हाईएस्ट मार्क्स,
जो हाईएस्ट मार्क्स अचीव करने वाला कैंडिडेट है उसके कंपेयर में आपको कितने मार्क्स मिले, ये परसेंटाइल आपको बताता है. सो दिस इज द डिफरेंस. ये परसेंटेज में नहीं आते, परसेंटाइल यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है. ओके. It is mandatory for candidates seeking admission to first year engineering and technology degree courses to appear for physics, chemistry and maths. Of course, BTech अगर आपको करना है या फिर B engineering degree आपको करनी है तो उसके लिए physics, chemistry और maths compulsory रहेगा. अगर आप फार्मेसी में बैचलर्स करना चाहते हो या फिर उसमें डिप्लोमा करना चाहते हो तो यू हैव टू बी यू कैन आइदर ऑप्ट फॉर पीसीएम और पीसीबी, दोनों भी यहाँ पर एलिजिबल होते हैं. ओके. मैथ्स वाले कैंडिडेट्स भी एलिजिबल रहेंगे, बायोलॉजी वाले भी रहेंगे. ठीक है. सो दोनों भी ग्रुप्स आप ऑप्ट कर सकते हो फॉर फार्मेसी. एनी ऑफ द टू ग्रुप्स यू कैन ऑप्ट फॉर. एग्जाम किस तरह से होता है यहाँ पर अगर देखेंगे तो देयर आर certain questions which are going to come from the syllabus of class 11 and certain number of questions that are going to come from class 12. तो आप देखोगे यहाँ पर 20% वेटेज दिया जाता है आपके जो 11th स्टैंडर्ड का सिलेबस है उसको, और 80% वेटेज दिया जाता है जो आपका 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस. ओके. मैथमेटिक्स में हर एक क्वेश्चन आपको 2 मार्क का क्वेश्चन रहेगा. टोटल 50 क्वेश्चंस आने वाले फॉर 90 मिनट्स. यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन आप देखोगे सेक्शनल टाइम ड्यूरेशन. दैट मीन्स एक सेक्शन खत्म हो जाएगा तो उसी सेक्शन पर आपको वापस नहीं आना होगा. ठीक है. यू वोंट हैव टाइम टू कम बैक टू दैट सेम सेक्शन अगेन. ठीक है. मैथमेटिक्स का सेक्शन के 90 मिनट्स खत्म हो जाते हैं तो नेक्स्ट सेक्शन जो है फिजिक्स केमिस्ट्री का मिलकर उसके लिए आपके पास 90 मिनट्स है, तो उतना ही टाइम आपके पास रहेगा. ठीक है. सो टोटल 50 क्वेश्चंस है. आप देखोगे कि 50 में से 10 क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं? 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके 11th स्टैंडर्ड के सिलेबस से और 40 क्वेश्चंस आ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस से. सो द वेटेज फॉर द 12th स्टैंडर्ड सिलेबस इज मोर हियर. ठीक है. फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करते हैं तो इनके लिए भी इसी तरह से 50 क्वेश्चंस हर एक इसमें आने वाले. फिजिक्स में भी 50 क्वेश्चंस आएंगे, 10 फ्रॉम क्लास 11th सिलेबस एंड 40 क्वेश्चंस फ्रॉम क्लास 12th सिलेबस. केमिस्ट्री के लिए भी ऐसा ही है. सो फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों मिलकर आपके पास रहेंगे 100 क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क फॉर द करेक्ट आंसर. सो देयरफॉर मैक्सिमम मार्क्स कितना मिल सकता है आपको? 100 मार्क्स मिल सकते हैं यहाँ पर. ठीक है. बायोलॉजी की अगर बात करते हैं, पीसीबी अगर आपने ऑप्ट किया हुआ है और उसमें आप देखोगे बॉटनी से आएंगे आपके 50 क्वेश्चंस और जूलॉजी से भी आएंगे 50 क्वेश्चंस. दोनों मिलाकर आपके पास 90 मिनट्स है फॉर 100 क्वेश्चंस. सो ईच क्वेश्चन विल गिव यू 1 मार्क्स. सिलेबस की अगर बात करते हैं 11th स्टैंडर्ड के टॉपिक्स कौन कौन से आएंगे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी चारों भी सब्जेक्ट्स के लिए आपको बताया गया है नोटिफिकेशन में कि सीधा सीधा 11th और 12th का जो सिलेबस है वही आपके लिए यहाँ पर इस एग्जाम के लिए भी सिलेबस रहेगा. सो लास्ट ईयर 2021 में जो एग्जाम हुआ था, द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड कि सम टॉपिक्स विल बी ड्रॉप्ड. 11th 12th के कुछ टॉपिक्स है जो कोविड की वजह से क्या किया जाएगा कि ड्रॉप किए जाए. सो इस साल भी हम देखते हैं कि अगर गवर्नमेंट इस तरह का कोई डिक्लेरेशन करती है सम टॉपिक्स में भी ड्रॉप, बट फॉर नाउ वी विल अज्यूम कि सारे ही टॉपिक्स एग्जाम में आने वाले और उसी हिसाब से यहाँ पर सिलेबस का डिस्कशन भी करेंगे. एग्जाम को अगर आप देखोगे 11th के सिलेबस को 20% वेटेज दिया गया कि अभी अभी हमने पिछली स्लाइड में जो देखा, आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस 10 were from 11th standard and 40 were from 12th standard. Therefore, 20% weightage is given to the syllabus of 11th standard and 80% weightage is given to your 12th standard syllabus. ठीक है. तो 11th के अगर फिजिक्स में कुछ टॉपिक्स को देखा जाए तो यहाँ पर टॉपिक्स है मेजरमेंट, स्केलर्स एंड वेक्टर्स, फोर्स, फ्रिक्शंस इन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ray optics, magnetic effects of electric currents and magnetism. 12th स्टैंडर्ड के अगर सिलेबस में आता है तो यहाँ पर सबसे पहले सर्कुलर मोशन, ग्रेविटेशन, रोटेशनल मोशन, ऑसिलेशन, इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन, वेव मोशन, स्टेशनरी वेव्स है, वेव थियरी ऑफ लाइट है, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, electromagnetic induction, electrons and photons, then atoms, molecules and nuclei, semiconductors, communication systems.
ओके, सो यहाँ पर तकरीबन वही सारा सिलेबस है जो हमें 11th और 12th में हमने पढ़ा था फिजिक्स के लिए, बट व्हाट इज गोइंग टू बी द डिफरेंस इज यहाँ पर हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना। ओके, वी हैव टू स्टडी दीज सब्जेक्ट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कंपटीशन। नेक्स्ट मैथमेटिक्स के सिलेबस में आता है, यहाँ पर भी आप देखोगे सेम थिंग गोज, 20% वेटेज इज गिवन टू फॉर 11th स्टैंडर्ड सिलेबस, 80% वेटेज यहाँ पर दिया जाता है 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस को। 11th से कौन कौन से टॉपिक्स में क्वेश्चन आएंगे, तो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ कंपाउंड एंगल्स दोनों भी है। फैक्टराइजेशन फॉर्मूलाज है, फिर उसके बाद स्ट्रेट लाइंस, सर्कल्स एंड कॉनिक्स, सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस, प्रोबेबिलिटी, सीक्वेंस एंड सीरीज, ये टॉपिक्स है जो 11th से आ सकता है। 12th के सिलेबस की अगर बात करते हैं, 12th से कौन कौन से सिलेबस है जो यहाँ पर इंक्लूड किया गया है सीईटी के एग्जाम में, सो मैथमेटिक्स लॉजिक्स, मैथमेटिकल लॉजिक्स, मैट्रिसेस, trigonometrical functions, pairs of straight lines, circle, conics, vectors, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री है यहाँ पर, 3D ज्योमेट्री, लाइन, देन प्लेन्स, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, इनको भी इंक्लूड किया गया। कंटिन्यूटी है, डिफरेंशिएशन है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, बेसिकली पूरा ही कैलकुलस, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बर्नौलीज ट्रायल्स एंड binomial distribution. Okay, these are the topics that will be asked from standard 12. केमिस्ट्री सिलेबस की अगर बात करते हैं तो 11th स्टैंडर्ड में यहाँ पर 10 क्वेश्चंस के लिए कौन कौन सा सिलेबस है, सो बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम, केमिकल बॉन्डिंग, रिडॉक्स रिएक्शंस, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स, स्टेट ऑफ मैटर्स, गैसियस, लिक्विड्स, देन एब्जॉर्प्शन एंड कोलॉइड्स, ये जो फेनोमेनन्स होते हैं इनके ऊपर भी क्वेश्चन आएगा, हाइड्रोकार्बन्स, basic principles of organic chemistry, these are the topics on which you can expect questions from 11th syllabus। 12th standard के topics की अगर बात करते हैं, chemistry in everyday life, general principles and processes of isolation of elements, electrochemistry, chemical kinetics, coordination compounds, alcohol, phenol and ethers, aldehydes, ketones, then chemical thermodynamics, P block elements, D and F block elements, दोनों के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स, जिनको हम एरीन्स भी कहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन्स, बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स, इनके ऊपर भी क्वेश्चन आएगा। सॉलिड स्टेट सॉल्यूशंस एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, सो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, सारे केमिस्ट्री यहाँ पर इंक्लूड होगा। ठीक है, बायोलॉजी के सिलेबस पर आते हैं, पीसीबी वालों के लिए ये सिलेबस इंपॉर्टेंट रहेगा, फार्मा कैंडिडेट्स के लिए। सो 11th स्टैंडर्ड की सिलेबस की बात करते हैं तो यहाँ पर है बायोमोलिक्यूल्स, रेस्पिरेशन एंड एनर्जी ट्रांसफर, ह्यूमन न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। 12th स्टैंडर्ड में बॉटनी का सिलेबस, तो द जेनेटिक्स बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, देन जीन्स, उनके जो भी अलग अलग एस्पेक्ट्स है, नेचर, एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन, photosynthesis, respiration, reproduction in plants, then organisms and environment, ये इसका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट इसका जूलॉजी का होता है। बायोटेक्नोलॉजी के भी कुछ पार्ट्स आएंगे, प्रोसेसेस एंड एप्लीकेशन, एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन एंड माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। जूलॉजी की अगर बात करते हैं तो ओरिजिन्स एंड द एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, एनिमल हस्बेंड्री, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, ऑस्मोरेगुलेशन, then chromosomal basis of inheritance, genetic engineering, genomics, human reproduction and organisms and environment का second part जो कि zoology का part है। Okay, so this is all about the syllabus and here we have tried to understand what different parts of the 11th and 12th would be asked as a MCQ type questions for MHCT, और साथ ही साथ इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है इसके लिए, फिर आपको कौन कौन से आपके पास क्वालिफिकेशंस होना जरूरी है, इन सभी चीजों को हमने देखा। इन द कमिंग डेज विल आल्सो come up with a video to explain which topics among physics, chemistry, biology and
मैथमेटिक्स आर इम्पोर्टेंट, वेटेज के हिसाब से कौन से टॉपिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन से टॉपिक्स से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनको भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ये पर्टिकुलर एग्जाम्स के लिए जो स्ट्रेटेजीज वगैरह है उनको भी डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दोज वीडियोस, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज hit the like button and subscribe the channel so that you may know about future videos of the Pathfinder channel. Okay, thank you very much guys and have a good day.